माता की मित्रों, हम लोग लगन के हिसाब से सूर्य को अलग अलग स्थानों 12 स्थानों में बैठा के हम लोग उसका प्रिडिक्शन करने का अभ्यास कर रहे हैं और किस तरह से सूर्य का फल हम लोगों को प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि केवल राशि के हिसाब से सूर्य का फल या भाव के हिसाब से सूर्य का फल, नक्षत्रों के हिसाब से सूर्य का फल, उससे प्राप्त जो प्रिडिक्शन होता है उसको मिक्सअप करके क्या फल हम लोगों को मिल सकता है, उसी विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग पुस्तकों में भी अलग अलग पढ़ते हैं या कोई वीडियो वगैरह मिलता है यूट्यूब वगैरह में, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन भी बोल सकते हैं आप, और इसमें बहुत कुछ समय हम लोग बिताते भी हैं। कुछ आदमी हैं जो पुस्तक भी पढ़ते हैं और अच्छे चैनल है उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पुस्तकों में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कुंडली में किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं, उसका कुछ फ़ायदा हम लोगों को चैनल के द्वारा भी होता है। तो कुछ क्या है, जब थोड़ा थोड़ा करके कुछ बड़ा होता है तो हम लोगों का ज्ञान का जो समझने का तरीका या सोचने का तरीका, उसमें भी रूपांतर होता है। तो मेरा अपना व्यू है ये, आप लोग किस तरह से इसको लेते हैं यह अलग बात है। हालांकि मैं बता देता हूँ कि मैं भी वीडियो वगैरह यूट्यूब पे जब टाइम होता है तो ज़रूर सुनता हूँ एस्ट्रोलॉजी के विषय में, क्योंकि लॉकडाउन लगा तो घर में बैठने का मौका मिला। ऐसे तो सर्विस में ही टाइम निकल जाता था, तो उसकी वजह से ही मेरा ये चैनल खोलने का कारण भी वही था, क्योंकि बहुत कुछ क्या है कि यही सुनने को मिलता है, एक एक भाव में, एक राशि पे या फिर एक नक्षत्र पे हम लोग फल को प्राप्त करते हैं वीडियो के द्वारा। और जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा ही कुछ मिलता है, लेकिन जब कुंडली का प्रिडिक्शन करने जाते हैं तो उसके हिसाब से प्रिडिक्ट नहीं होता है। कारण क्या है, किसी का मेष लगन है, किसी का वृष लगन है, किसी का मीन लगन है, किसी का मकर लगन है, कोई सिंह लगन का है, तो फिर उसमें वो सूर्य अलग अलग नक्षत्रों और भावों में बैठ के कैसे फल करेगा। हालांकि काल पुरुष की कुंडली से हम लोग उसको, जैसा कि लाल किताब बताती है, उस हिसाब से अगर प्रिडिक्ट करते हैं तो कुछ थोड़ा हेल्प मिलता है, ऐसा बात नहीं है नहीं मिलता है। लेकिन मैन आ जाते हैं वो नक्षत्र। और इस चैनल में आप अगर शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी है कि मेरा नक्षत्रों पे विशेष जोर है, क्योंकि जब तक नक्षत्रों को नहीं समझेंगे हम लोग कुंडली को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब बहुतों का ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, या एक दो कमेंट आया भी है मेरे पास, कि आप जो बात बताना चाहते हैं उसके अलावा बहुत कुछ बताते हैं। तो कोई अगर सुनना नहीं चाहता है तो बहुत आसान तरीका है ना, आप आगे भगा लो। और सुनने में अगर आपको सुनना है तो अलग अलग भावों के लिए बहुत वीडियो दूसरे चैनल में भी आते हैं, तो फिर मेरे को चैनल चलाने का ज़रूरत क्या था। मैं खुद जब संतुष्ट नहीं हुआ इतना साल पढ़ने के बाद में, मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट होने के बावजूद, तभी तो मैंने चैनल चलाया कि आप लोगों को समझे कैसे, आप लोग समझे कैसे। जब मैं नहीं समझ सका तो एक साधारण आदमी कैसे समझता। और मेरा मोटिव कोई ज्योतिष प्रकांड विद्वान बनाना किसी को नहीं है। मेरा मोटिव यही है कि बेसिक नॉलेज जो हम लोगों को होना चाहिए वो ज़रूर ज्योतिष के बारे में, जन्मपत्री के विषय में सबको होना चाहिए। प्रत्येक घर में कम से कम एक इंसान को ज़रूर होना चाहिए, जिससे हम लोगों को इतना तो पता चले कि कौन है जो सही प्रिडिक्ट हम लोगों को कुंडली का करके दे सकता है। तो चलिए, मेष लगन और मेष राशि पहला भाव, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज दूसरे भाव के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेष लगन है और सूर्य को मैंने प्लेस किया हुआ है दूसरे भाव में, जहाँ वृष राशि है। अब दूसरे भाव से क्या देखते हैं, दूसरे भाव के कारकत्व है। हालांकि आप लोगों को सबको पता होगा, जो नए जुड़े हैं उनको बता देता हूँ, जो नए आए हैं, कि कारकत्वों के विषय में चाहे सूर्य हो, चाहे दूसरा भाव हो, चाहे वृष या मेष राशि हो, वो सब पार्ट में पोस्ट कर चुका हूँ। तो आज डिटेल में उनकी चर्चा नहीं करेंगे, एक मोटा मोटी सब्जेक्ट लेंगे कि दूसरे भाव से जैसे कुटुंब है, धन है,
वाणी है, मुख जो आपका है, जिसके द्वारा आप जो भी करते हैं, चाहे बोलते हैं चाहे खाते हैं, तो वो सब का काम दूसरे भाव से होता है, वो सब के कारकत्व दूसरे भाव से। अब दूसरे भाव में अगर सूर्य प्लेस होता है तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सूर्य एक तो क्रूर ग्रह है, सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है। तो जब दूसरे भाव में सूर्य का प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? आपके कुटुंब में झगड़ा लगेगा, आपकी वाणी में गुस्सा होगा, आपके धन में निरंतरता बनी रहेगी, कभी कम कभी बेसी, क्योंकि सूर्य शीघ्रगामी ग्रह है। हालांकि वृष राशि जो यहाँ पे प्लेसमेंट है वो स्थिर राशि, लेकिन सूर्य जब वृष राशि के स्वामित्व को अगर देखा जाए तो शुक्र के पास है। अब यहाँ पे बहुत कुछ समझने का जरूरत है कि वृष राशि का स्वामित्व शुक्र के पास है और सूर्य से उसकी मित्रता नहीं है, लेकिन इसी राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आएंगे, जिसमें कृतिका का पहला चरण मेष राशि में चला गया, लेकिन कृतिका के 3 चरण जो है वो वृष राशि में ही आएंगे और तीनों चरणों का स्वामित्व सूर्य के पास है। उसके बाद में रोहिणी के 4 चरण आएंगे मेष राशि में, वृष राशि में सॉरी, उनका स्वामित्व चंद्रमा के पास है। उसके बाद में मृगशिरा, उसके 2 चरण आएंगे, तो उनका स्वामित्व है आपके मंगल के पास में। अब इनका प्रिडिक्शन आप कैसे करेंगे? अगर आप नॉर्मल प्रिडिक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सूर्य यहाँ पे कोई विशेष अच्छा फल नहीं देगा, बशर्ते अगर आपका गुरु अच्छा हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या शुक्र अच्छा हो, तब एक अलग बात है कुंडली में, क्योंकि सब ग्रह को देखा जाता है। लेकिन अगर केवल सूर्य का प्रिडिक्शन कर ले तो कुछ विशेष फल आपको दूसरे स्थान में बैठने की वजह से नहीं मिलेंगे। अब क्या सही में नहीं मिलेंगे? अब समझते हैं आगे नक्षत्रों के हिसाब से। तीसरे, चौथे और दूसरे, इन 3 चरणों का स्वामित्व सूर्य के पास है, कृतिका नक्षत्र का। तो आप मोटा मोटी ये समझो कि 3 3 6 3 9 1 10 अंश तक अगर सूर्य वृष राशि में रहता है तो कृतिका नक्षत्र पे आएगा। अब यहाँ पे बल की भी बात समझनी जरूरी है, क्योंकि वृष राशि समराशि में अंशों का प्रभाव कुछ इस तरह से होगा। 6 अंश तक ग्रह कोई भी हो, सूर्य हो, मंगल हो, जो भी हो, वृष राशि में अगर प्लेस है तो 6 अंश तक मृत रहेगा, 6 से लेके 12 अंश तक वो वृद्ध रहेगा और 12 से लेके 18 अंश तक वो युवा रहेगा, 18 से 24 अंश तक वो कुमार रहेगा और 24 से 30 अंश तक वो बाल्य अवस्था में रहेगा। अब इन अवस्थाओं की बात जब हम लोग समझते हैं तो आपको कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा कि मृत अगर 6 अंश तक है और मृत है तो कोई विशेष फल आपको इस ग्रह से, चाहे कोई भी हो ग्रह, उसका नहीं मिलेगा। उसके बाद में वृद्ध का भी कुछ विशेष फल नहीं मिलेगा सिवाय ज्ञान के। वो आपको प्रिडिक्ट कर सकता है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, वो आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन उसकी फिजिकल फिटनेस ऐसी नहीं है कि वो आपके साथ काम में सम्मिलित हो और आपको उसका लाभ प्राप्त हो। ऐसा कुछ कोई भी ग्रह वृष राशि में बैठ के अगर 12 अंश तक है तो नहीं करेगा। 12 से 18 अंश तक अगर कोई भी ग्रह वृष राशि में प्लेस है तो वो आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा और 18 से 24 अंश तक वो आपको 50% फल प्रदान करेगा और 24 से 30 अंश तक वो ओनली 25% आपको फल प्रदान करेगा, जिसमें आपके दूसरे घर से संबंधित, अगर दूसरे घर में प्लेस है तो दूसरे घर से संबंधित उसी हिसाब से फल प्राप्त होंगे। क्या सही में होंगे? सॉरी, मेरा कहना है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अवस्थाएं ठीक ही है, इन अवस्थाओं में कोई चेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अवस्था वैसी ही रहेगी, लेकिन फलों में न्यूनता और अधिकता आपके लग्न के अंशों के हिसाब से होगी। आपके लग्न के अंश जितने उस ग्रह के अंश के नज़दीक हैं उसी हिसाब से उन फलों की न्यूनता और अधिकता रहेगी। उसके लिए आपको खुद को अभ्यास करना पड़ेगा, खुद को उस दिशा में ज़्यादा सोचना पड़ेगा
और कुछ कुंडलियों में अपने परिवार की हो, खुद की हो, उसके हिसाब से अभ्यास करेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी आप अब बात करते हैं कि सूर्य अगर कृतिका नक्षत्र में मतलब 10 अंश तक अगर सूर्य हो वृष राशि में तो आपको कैसा फल होगा। एनी टाइम गुस्से में रहेंगे, तुनक मिजाज इनको बोला जाता है, वैसा कुछ रहेगा। लेकिन परिवार में मुखिया होगा, ज्ञान की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ज्ञान की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर ये कुछ बोल रहे हैं और आपने इनकी बात काट दी तो ये भड़क जाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे होगा। धन की कोई गारंटी नहीं है, ज्ञान की जरूर गारंटी है। ज्ञान बहुत होगा और वो ज्ञान प्राप्त आप तभी कर सकते हैं जब आप इनके साथ अपने स्वर को धीमा रखें, कम बोले, केवल सुनने की कोशिश करें। तो भैया आपको इतना ज्ञान देंगे और इतनी ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट इनकी रहेगी, आपके हर काम में ये हिस्सा लेंगे और आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे। क्योंकि मेष लगन में सूर्य पंचम स्थान का मालिक होता है, तो यहाँ पे चाहे कुटुंब हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, उनकी रक्षा तो ये करेंगे, लेकिन ये अपनी बात काटना बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ सूर्य दूसरे स्थान में बैठ के ये आपकी वाणी में कुछ दोष या तुनक मिजाजी ऐसा कुछ ये देते रहेंगे। अब इनका कमी कैसे हो? इनका कमी होगा, आप गुरु देखिए आपकी कुंडली में कहाँ प्लेसमेंट है, गुरु का दृष्टि सूर्य के ऊपर है कि नहीं, या गुरु केंद्र सपोज आपके चतुर्थ स्थान में गुरु आ गया तो फिर सूर्य का जो बल है यहाँ पे बहुत कुछ मतलब कंट्रोल में हो जाएगा। चाहे गुस्सा हो, चाहे तुनक मिजाजी हो, बहुत कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि दूसरा घर एक ऐसा घर है, उस घर में अगर कोई भी ग्रह नहीं हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इनका अपना कोई फल नहीं होता है, दूसरे घर का पर्टिकुलर हम लोग जन्मपत्री में जो अभ्यास में देखा जाता है उसके हिसाब से इनका अपना फल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए ग्रह का या इसके स्वामी जो है, जैसे शुक्र वृष राशि का स्वामित्व है, तो शुक्र का फल जहाँ भी वो होगा उसके अनुसार दूसरे घर को फल प्रदान करेगा। दूसरा घर अगर स्वस्थ हो, दूसरे घर में सूर्य, हालांकि हम इतना बोल सकते हैं कि अगर गुरु या शुक्र का पोजीशन अच्छा है तो सूर्य का यहाँ पे फल बहुत अच्छा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जैसा कि सब लोग जानते हैं चंद्रमा का नक्षत्र है और जल से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, ईमानदारी से संबंधित, एनी टाइम वर्क में लगे हुए से कनेक्टेड। अब चंद्रमा का सिचुएशन देखिए कहाँ पे कैसा है। चंद्रमा का सिचुएशन अगर बहुत अच्छा है, सपोज आपकी चंद्र कुंडली भी मेष लगन की है, तो यहाँ पे सूर्य का फल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपके कुटुंब का कारक बन जाता है वृष राशि के रोहिणी नक्षत्र की वजह से। 10 अंश के बाद में 23 अंश 20 कला तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, तो यहाँ पे चंद्रमा आपको बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा। वो जन्म कुंडली में कहाँ पे प्लेसमेंट है उसको देखना पड़ेगा। सूर्य यहाँ पे प्लेसमेंट है तो यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस करेगा। उसको समझने के लिए हम लोग एक लॉजिक समझ लेते हैं कि अगर आग और पानी को साथ में बैठा दिया जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही फल सूर्य का यहाँ पे मिलेगा आपको। अब किस तरह से मिलेगा, क्या एनी टाइम गर्म रहेगा, कुछ पित्त प्रकृति होगी आपके पेट में, कुछ इस तरह की अग्नि प्रज्वलित रहेगी जिसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। आपको खाने की मात्रा ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको नए नए स्वाद खाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित कर सकते हैं। आपके अंदर बल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब विल पावर जिनको बोलते हैं, खाने की मात्रा ज़्यादा होने के बावजूद भी आप दुबले पतले हो सकते हैं। आपके अंदर फुर्ती बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बलिदान कर सकते हैं। मतलब एज लाइक बॉडीगार्ड जो पूरे परिवार की सुरक्षा करता है, वैसा कुछ रोहिणी नक्षत्र में मतलब 10 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला तक अगर सूर्य होता है तो उसका फल इस तरह से आपको प्राप्त हो सकता है। अब इसमें देखना क्या है कि सूर्य का अच्छा फल हमको मिले, तो हमने पहले भी बताया आपको, आप गुरु की पोजीशन देखिए क्योंकि दूसरे घर का कारक गुरु होता है। उसके बाद में आप शुक्र की पोजीशन देखिए, शुक्र कहाँ पे प्लेसमेंट है, और फिर चंद्रमा पे आइए।
तब जाके सूर्य का एक्चुअल फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य यहाँ पे ब्राइटनेस देगा आपके परिवार को, आपको धन संपत्ति की गारंटी आपको चंद्रमा देगा, गुरु देगा, शुक्र देगा, सूर्य नहीं देगा। सूर्य धन से कनेक्टेड कोई भी चीज़ आपको नहीं देता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। सूर्य आत्मज्ञान से कनेक्टेड चीज़ देता है, सूर्य आपके स्वास्थ्य से कनेक्टेड चीज़ देता है, सूर्य आपके मान सम्मान से कनेक्टेड चीज़ देता है। सूर्य यहाँ पे वाणी दोष होगा कि नहीं होगा वो आपको बताएगा। यहाँ पे सूर्य बैठने की वजह से अगर थोड़ा भी दोष सूर्य को लगता है कि तो आपकी खुद की आंखों की रोशनी और आपके पिता की आंखों की रोशनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा खराब हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और थोड़ी कम बेसी हो तो उसके हिसाब से, जैसे आंखों पे चश्मा आ गया और आ गया, तो उस टाइप की प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। लेकिन सूर्य स्वस्थ अवस्था में हो तो ज्ञान की भरपूर मात्रा रहेगी और परिवार में मुखिया होगा। ऐसा कुछ सूर्य का फल दूसरे स्थान में प्लेसमेंट होने की वजह से मिलता है। अब आपसे आशा करते हैं कि आप अपनी कुंडली में, अपने परिवार की कुंडली में इसको इस तरह से लगा के और जो बताया उस फलों को देखने की कोशिश कीजिए कि वैसा फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उसका हम भी पता करेंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक ग्रह से कोई फल नहीं मिलता है, लेकिन सूर्य का फल दूसरे स्थान में ऐसा ही होता है। अब उसके ऊपर दृष्टि हो, वो कोई दूसरे ग्रह की वजह से दूषित हो गया हो, या उसके आगे पीछे कोई क्रूर ग्रह आ गए, सपोज यहाँ मंगल आ गए, यहाँ राहु या शनि आ गए, तब एक अलग मैटर है। वहाँ पे क्या होगा कि सूर्य का फल जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अच्छे फलों में बहुत कमी आ जाएगी और बुरे फलों में भी कमी और बेसी चलती रहेगी, क्योंकि सूर्य ऐसे दूषित हो जाता है। ये हर ग्रह के साथ है। जो भी ग्रह है उनके आगे या पीछे अगर क्रूर या पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो उस ग्रह पे वो दोष लग जाता है, तो उसके अच्छे फलों में ऑटोमेटिक कमी आ जाती है और बुरे फलों में कुछ न कुछ बढ़ोतरी जरूर हो जाती है। वो अच्छा फल देने के लिए समर्थ नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर वो खराब स्थान का स्वामी है तब वो ठीक हो जाता है, क्योंकि खराब स्थान का स्वामी अगर अच्छे जगह में बैठ जाते हैं, सपोज 6 हाउस का मालिक अगर दूसरे हाउस में प्लेस हो जाता है तो फिर वो दूसरे हाउस को पूरी तरह बिगाड़ेगा। लेकिन वही अगर पाप ग्रहों या क्रूर ग्रहों के बीच में आ गया तो फिर वो नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि उसके बल में कमी आ जाएगी। तो मेरा देखने का नज़रिया कुछ ऐसा ही रहता है, क्योंकि बहुत सी अभ्यास कुंडलियों में इसी तरह के फल प्राप्त किए हैं, चाहे वो मेरी खुद की कुंडली हो, चाहे मेरे परिवार की हो, चाहे जान पहचान वालों की हो। हालांकि मैं कुंडली प्रिडिक्शन नहीं करता किसी की, मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रो हूँ भी नहीं, और इससे मेरे को कोई अर्निंग की कोई आशा भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ। हाँ, मौका मिलता है, समय मिलता है तो अवश्य हेल्प करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूर्णतः इसी में लगा हुआ नहीं रहता हूँ। ये आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं, मेरी व्यस्तता समझ सकते हैं। हाँ, कोशिश यही करता हूँ कि आप इस ज्ञान को अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, पुस्तकों के हिसाब से सुने और पढ़े। चाहे आप स्मॉल रूप में ही लो, लेकिन इस ज्ञान को जरूर प्राप्त करें, वो आपका बहुत भला करेगा। आशा है मित्रों आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी कमेंट, कोई भी बात हो, आप कमेंट कीजिए। मेरी कोशिश होगी, अभी तक तो यही है कि 100% कमेंट का मैं आंसर देता हूँ, आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी। जय माता।